नमस्कार साथियों, आपका क्लास में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेकर आए हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो जूनियर अकाउंटेंट 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, तो हम इसका सही उत्तर दे देंगे। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया, फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स, मेकिंग ए प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, in decrease in market price of the assets, and last, allocation of cost of the assets as a revenue during the useful life of assets। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। हम जानते हैं कि जो फिक्स्ड एसेट्स हम बाय करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और मैचिंग कंसेप्ट चूंकि लगता है, हम कहते हैं उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और जिस वर्ष से संबंधित हमने रेवेन्यू जनरेट किया उसी संबंधित हमें क्या करना होता है, एक्सपेंस को भी चार्ज करना होता है। चूंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और असेट्स हमने बाय की है, असेट्स की एक लाइफ होती है, उस लाइफ में हमें क्या करना होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंस के रूप में उन्हें क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। तो वो जो चार्ज करते हैं वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या होगा, एलोकेशन ऑफ द असेट्स एज अ रेवेन्यू ड्यूरिंग द यूजफुल ऑफ असेट्स। यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस दी हुई है, जबकि हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए जो होती है बुक प्राइस जो होती है वो उस वैल्यू में उसकी कमी होनी चाहिए, ये माना जाता है। और हम प्रोविजन बनाते हैं, बट एज ए अकाउंटिंग के रूप में ये प्रोमिनेंट जो है मीनिंग नहीं होगा। और फिजिकल डेप्रिसिएशन ऑफ द फिक्स्ड असेट्स ये भी एक शॉर्ट है, यानी संक्षिप्त बिल्कुल बताई हुई है, जबकि एक परफेक्ट आंसर जो इसका होता है वो क्या होगा, नंबर 4 जो है वो आंसर इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये 2011 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। मशीन वॉज परचेज्ड ऑन 1/1/2009 में हमने कोई मशीन खरीदी है और डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम 10% की रेट से, और वो भी WDV मेथड से। हम जानते हैं एक SLM मेथड होता है, एक WDV होता है, एक एन्युटी मेथड होता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर WDV मेथड से चार्ज किया जाता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन 1/1/2012, यानी कि ये जो हमें 3 साल बाद इसकी वैल्यू दे रखी 26,244 रुपए, यानी 2009 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, 2010 का कर चुके हैं, 2011 का कर चुके हैं, 3 साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। और उसके बाद जो वैल्यू आ रही 26,244 आ रही, द कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1/1/2009 में उसकी कॉस्ट कितनी थी उसके बारे में पूछा गया। यानी कि आज की तारीख में इसकी वैल्यू 26,244 है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10% की रेट से, तो हम करेंगे डिवाइड बाई 0.90। तो फर्स्ट ईयर जो थी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29,160 में वापिस से हमें डिवाइड करना होगा 90, तो आ जाएगा 32,400, और 32,000 में वापस डिवाइड बाय 90 करेंगे तो आ जाएगा 36,000। यानी जो 36,000 है वो जो है आपकी 1/1/2009 की जो वैल्यू है वो होगी। यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 26,244 आया है, 1 माइनस हम क्या कर सकते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर दें, यहाँ पर माइनस कर ले में, तो वो जो एग्जैक्ट 3 साल के पहले जो कॉस्ट आएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप हमारा जो दूसरा तरीका है वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट, इसका जो सही उत्तर है वो 36,000 हो जाएगा। क्वेश्चन जो ए उत्तर है वो उसका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू। जूनियर अकाउंटेंट 2011 में पूछा गया कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता, हम जानते हैं अगर लीगली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं हुआ तो पार्टनर्स किस क्या क्या लेने के अधिकारी होंगे, कमीशन उसको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस, यस ये जरूर मिल जाएगा उसको, सैलरी लेने का हकदार नहीं है, शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो न करके उसको इक्वल्स के रूप में बांटा जाता है। यानी कि जो सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये भी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में 2011 में पूछा गया है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है 3:2 के अंदर लाभ हानि बांटते हैं। जेड को एडमिट किया 1/5 पार्ट के लिए। शेयर इन द फर्म, जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली, दोनों से बराबर प्राप्त करता है। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है। देखिए हमें पता होना चाहिए कि जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। हम जानते हैं कि जेड को हमने एडमिट किया है 1/5 पार्ट के लिए, और ये दोनों ये जो है 1/5 पार्ट प्राप्त करता है वो एक्स और वाई से बराबर प्राप्त करता है। यानी कि एक्स जो है वो 1/5 का आधा हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा, और वाई भी क्या करेगा, 1/5 का आधा हिस्सा सेक्रीफाइस करेगा। तो कुल मिलाकर 1/10 ये एक्स से लेगा, 1/10 वाई से लेगा। और आज की तारीख में जो एक्स है उसका जो पार्ट है वो कितना है, 3/5। उसमें से वो क्या कर रहा है, 1/10 किसको दे रहा है, जेड को दे रहा है।
और y भी क्या कर रहा है 2 बटा जो है 5 है इसका, और ये भी कितना कर रहा है 1/10 जो है वो किसको दे रहा है y z को दे रहा है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 10 5 दूनी 10 3 दूनी 6 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/10 और ये हो जाएगा 10 5 2 4 -1 3/10, और इसका जो है वो कितना है 1/10 ये इससे प्राप्त कर रहा है और 1/10 इससे प्राप्त कर रहा है, कुल मिलाकर ये कितना हो गया 2/10। तो ये जो जेड का है वो हिस्सा कितना हो गया जेड का 2/10। इसको चेक कर लें, 5/10 3/10 एंड 2/10, 5 और 3 8 2 10, 10/10 यानी 1 रुपया आपका आ गया। तो 5:3:2 जो इसका जो है नया लाभानी अनुपात हो जाएगा। और यहीं पर अगर x और y का सेक्रीफाइस रेशियो पूछे तो क्या बोलोगे बराबर है, यानी कि 1:1 है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, ये जो पार्ट दिया हुआ है जेड का, उस जेड के पार्ट को मतलब ये यहाँ तो कह दिया ऐसे इक्वल प्राप्त किया जाता है, परंतु हो सकता है कभी कभी इस पार्ट को क्या कर दे वो अनइक्वल रूप में बता दें, तो उस केस में हमें कैसा करना है वो भी हमें आना चाहिए। Question next, question number 5. A, B, C are partner in the ratio 4:3. They admit C in the firm and decide to share future profits equally. The sacrifice ratio of old partners will be. यहाँ पर हमें sacrifice ratio पूछा गया, और sacrifice ratio जो है in case of admission of partner क्या होगा। हम कहते हैं कि जो पुराना, जब 2 पार्टनर थे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, और जब वो नए पार्टनर आ जाता है तो उसको पैसा कम मिलता है। तो हम कहते हैं कि जब हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो जो था वो ए का क्या था 4/7, और ये कह रहे हैं कि सभी बराबर प्राप्त करेंगे, यानी 1:1:1 प्राप्त करेंगे। तो 1 2 3 1/3, और बी का कितना हो जाएगा 3/7 -1/3। तो हम यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं 21, और 7 तरी 21 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 तरी 21 3 तरी 9, और 3 7 21। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये देख ले, इसको ये गलत हो गया है, हम यहाँ करते हैं 7 तरी 21 7 तरी 21 4 तरी 12 -7, यानी 12 में से 7 गए तो 5, और 9 में से 7 गए तो 2, यानी 5:2 है वो आपका क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका क्या हो गया 2। ठीक है, इस तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो में निकालना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, इफ लायबिलिटी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखिए हमें पता है कि जब रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर होता है, जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हुआ यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में पार्टनरशिप का एंड होता है। ठीक है, तो जब पार्टनरशिप एंड हुई इनके बीच में, तो उस केस में जब लायबिलिटी डिक्रीज हुई तो क्या हमें करना है ट्रीटमेंट, वो हमें पता होना चाहिए। जब हम जानते हैं एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, उस केस में हम रिवेल्युएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी में जो कमी वृद्धि होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। और रिवेल्यूशन अकाउंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि यदि एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और जो लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होता है पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है। और एसेट्स की वैल्यू जो है डाउन होती है और लायबिलिटीज इंक्रीज होती है, तो उस केस में पार्टनर्स को क्या होता है लॉस होता है। जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और जब प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। और एसेट्स की इंक्रीज करना और लायबिलिटी को इंक्रीज करना, ये जो इंडिकेशन है किसका है लाभ का इंडिकेशन है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है लायबिलिटी डिक्रीज हुई, लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे क्रेडिट कर दोगे, और जो प्रॉफिट होगा फिर बाद में हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो आपका, द कैपिटल ऑफ आर एस एंड टी आर 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. एस रिटायर्स ऑन द बेसिस ऑफ द फर्म परचेज बाय द अदर पार्टनर, देन द न्यू रेशियो बिटवीन आर एंड टी इज 3:1. फाइंड द कैपिटल ऑफ आर एंड टी। देखो अच्छा क्वेश्चन है, टीआरए 2011 के अंदर पूछा गया है। ये बता रहा है कि 3 पार्टनर है आर एस टी, जो कि 2 लाख 1,50,000 और 1 लाख 3 प्रकार की पूंजियां हैं इनकी, और जो लाभ हानि में बांटते हैं 3:2:1 में बांटते हैं। और इसमें से रिटायर्ड हो रहा है वो कौन हो रहा है
एस रिटायर्ड हो रहा है, यानी एस रिटायर्ड हो रहा है। और अब जो आर एंड टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे, 3:1 में करेंगे। तो अब इनकी बची हुई पूंजी इनकी पूंजी कितनी है, आर और टी की 2 लाख और एक 3 लाख है। तो कुल पूंजी कितनी हो गई, 3 लाख हो गई। अब 3 लाख को हमें क्या करना है, किस अनुपात में बांटना है, 3:1 नए लाभ अनुपात बताना है। क्योंकि हम जब कैपिटल एडजस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें नई फर्म की कैपिटल हमें नहीं दे रखी है और हमें और अधिक सूचना नहीं दे रखी है, तो हम क्या कहेंगे कि हमें जो ये जो पार्टनर थे आर और टी, उनकी जो ओल्ड कैपिटल थी वो ओल्ड रेशो में थी, हमें क्या करना है, उसको न्यू रेशो में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से हम आर और टी की नई पूंजी ज्ञात कर लेंगे। तो अब ये 3 लाख है, उनका नया अनुपात क्या है, 3:1। तो हम कहेंगे कि आर की क्या हो जाएगी, 3/4 और टी की क्या हो जाएगी, 3 लाख इंटू 1/4 यानी 75,000। 150, 4 एकम 4, 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 4 और 5 20, 75,000। और ये जो हो गई कितनी हो गई, 2,25,000। ठीक है, 2 और 1 3 लाख, 3 लाख को हम इसको 75, यानी जिसका उत्तर होगा क्या होगा, 2,25,000 और 75,000। देखो यहाँ कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हाँ, तो ये हो सकता है कि इसमें जो है क्वेश्चन जो है इसमें एरर हो। तो आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, 2 लाख और 75,000, ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी इंक्लूड्स। कॉन्सिक्वेंशियल्स जो लॉसेस प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि इंश्योरेंस क्लेम हमने चैप्टर पूरा डिस्कस किया, उसमें 2 प्रकार के हमने इंश्योरेंस देखे मोस्टली जो है, और एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक का और लॉस ऑफ प्रॉफिट का। और जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस जो होती है वो किसकी होती है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की होती है। यानी कि जो प्रॉफिट आग लगने से जो हमें रेगुलर जो बिजनेस कर रहे थे और हम प्रॉफिट कमा रहे थे, वो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे, उसका हम इंश्योरेंस करवा देते, तो वो लॉस ऑफ प्रॉफिट या कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी कहलाती है। तो इसमें पूछा गया क्या इंक्लूड करता है, लॉस ऑफ स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेगा, लॉस ऑफ फिक्स्ड को नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या स्टॉक केस में आ जाएगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये जो तीसरा उत्तर है वो आपका सही उत्तर माना जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट को इंक्लूड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, calculate the estimated value of the closing stock on the basis of the following information when the incomplete records are kept। incomplete books of accounts का क्वेश्चन पूछा गया है। The businesses opening stock 20,000 है, purchase 1,70,000 and sales 2 lakh and the rate of gross profit on cost पे 25% प्रॉफिट दर्ज किया गया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है, 20,000 दिया हुआ है, तो ये 20,000 हो गया। और उसके साथ परचेज 1,70,000 दी हुई है, तो 1,70,000 ये हो गई। और सेल्स जो है आपकी वो 2 लाख दी है। और जीपी जो दिया हुआ है वो कॉस्ट का 25% दिया है। यदि कॉस्ट का 25% है तो सेल्स का कितना हो जाएगा, कम होता है, हम जानते हैं 20% हो जाएगा। तो ये कितना हो गया कि 2 लाख सेल्स है, 2 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 40,000। तो 40,000 आपका क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। तो हम कहेंगे 7 8 9 7 4 11 12 13 का 3 हासिल लगा, 1 और 1 2,30,000। तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका 2,30,000 और हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, सेल्स गिवन है, तो बैलेंस शीट फिगर कितना हो जाएगा, 30,000। यानी 30,000 अगर उत्तर है तो सही हो जाएगा, ये आपका 30,000 उत्तर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑप्शन है वो सही उत्तर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2013 परीक्षा जो थी उसका क्वेश्चन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज एट द चॉइस ऑफ मैनेजमेंट। क्या चॉइस होती है? डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट। बिल्कुल नहीं। क्या प्रॉफिट होता तभी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। लॉस होता है तब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिल्कुल ये चार्ज है। और डेप्रिसिएशन इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी हम चार्ज करें, ऐसा नहीं होता। ये उत्तर सही नहीं है। कैन बी चार्ज ओनली वेयर देयर आर प्रॉफिट, ये भी नहीं है। और क्या चॉइस पे होता है? बिल्कुल चॉइस पे नहीं होता। ये तो हमें चार्ज करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अभी पुराना बना हुआ है वो कितना 6, उसके अकॉर्डिंग चार्ज करना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्विजिशन असेट कॉस्ट ऑन ए प्लांट एंड इक्विपमेंट। हम प्लांट और इक्विपमेंट को खरीदते हैं तो उसकी लागत में किसको शामिल नहीं किया जाता है? ये टीआरए 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है।
तो कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ये तो ऐड होती है। फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज। देखिए फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कब की हो रहा है, आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज पुट टू यूज। आपने प्लांट और इक्विपमेंट को यूज करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद कोई फाइनेंस कॉस्ट आती है, यानी उसके लोन से संबंधित कोई राशि और उसके ऊपर ब्याज चुकाया जाता है, वो फाइनेंस कॉस्ट होगी, तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे। परंतु यही अगर यदि बिफोर की बात करता, ठीक है, तो उसके संबंध में जो भी हमने ब्याज चुकाया वो उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट के साथ क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा उत्तर जो क्वेश्चन नंबर जो 2 ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 12, ऑफ्सलो स्कैन ऑफ अ डेप्रिशिएबल असेट्स में बी कॉजेस्ड बाय। जो अप्रचलन की जो समस्या है वो किस कारण से होती है, हमें पता होना चाहिए। इसमें हमने डिस्कस भी किया, क्वेश्चंस पहले भी किए हमने। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिल्कुल सही है, तकनीकी परिवर्तन हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है, बिल्कुल। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को इंप्रूव कर दिया, बिल्कुल, आपका मेथड जैसे चेंज होगा तो आपकी वो आउटडेट हो जाएगी। चेंजेस इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस, बिल्कुल सही। अब हम कीपैड मोबाइल कम यूज करते हैं, हम सॉफ्ट जो अभी स्मार्टफोन है उनका ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, इस प्रकार से इसकी डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो आपका एक ऑफ्सलो स्कैन का एक इंडिकेशन है। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन, अगर लीगल रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं किसी पर कम, जो गवर्नमेंट है किसी के ऊपर जो बैन लगा दे, तो वो क्या हो गया, आउट, वो उसका यूज नहीं करेंगे, तो मार्केट में डिमांड डाउन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब ये सारे क्या हो गए, उसके ऑफ्सलो स्कैन के क्या इंडिकेशन होते हैं। यानी ये चारों ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होंगे, यानी ऑप्शन यस है, ऑप्शन 2 जो है उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन जो है उसके ऑफ्सलो स्कैन के इंडिकेटर हैं। Question 13, X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admitted Z giving him 3/10 the share of profit. If Z acquires 1/5 share from X and 1/10 the share from Y. देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या बोला, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, सॉरी इक्वली सेक्रीफाइस करते हैं X एंड Y। तो हमने क्या कर दिया, उसका जो हिस्सा था उसको सीधा मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसमें से डिडक्ट कर दिया। अब यहां पर देखो थोड़ा चेंज कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया, इक्वल ना करके अनइक्वल कर दिया। अब यहां पर देखिए जेड जो है 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स एंड 1/10 शेयर ऑफ वाई। तो यहां पर 1/5 तो एक्स से हो गया और 1/10 किससे हो गया, वाई से हो गया। तो इसको हमें जोड़कर देख लेना है कि कितना आता है। तो आप यहां देखिए 10, 5 दूनी 10, 2 + 1 यानी 3/10। टोटल हिस्सा इसका कितना है, ये देखिए, इसको 3/10 हिस्से के लिए एडमिट किया था और वो कैसे प्राप्त कर रहा है, वो इस तरीके से प्राप्त कर रहा है। और इन दोनों को जोड़कर हमें देखना है, अगर ये 3/10 आ जाता है तो कोई इश्यू है ही नहीं है। आप क्या करोगे, सीधा जो पार्टनर्स है उनका ओल्ड रेशियो उसमें सीधा डिडक्ट कर दोगे। परंतु यदि टोटल बराबर नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना होता है, इसका जो हिस्सा है उसके अंदर एक्स ने कितना दिया और वाई कितना दिया उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम उसके ओल्ड पार्टनर्स के जो शेयर है उसमें जो है उसमें से लेस करेंगे, ठीक है। परंतु यहां पर स्थिति अलग है, 3/10 सीधा आ गया है, तो हमें क्या करना होगा, जो एक्स है 5/8 माइनस 2/10 हम कर सकते हैं, और 3/8 माइनस 1/10 कर सकते हैं। अब एलसीएम ले लीजिए 8 और 10 का, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2, 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40, 8 पंजे 40, 5 चौक 20, 10 चौक 40, 10 चौक 40 दूनी 8, 40, 8 5 40, 5 तरी 15, 10 चौक 40, 4। तो 20 में से 8 गए तो हो गया 12, 15 में से 4 गए तो 11, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, ये 25 होगा यहाँ पर। 25 में से 8 गए तो 17, 17, 11 और ये 3 है तो इसको भी इक्वल्स टू करना है, तो 4 4 से कर रहे हैं, इक्वल टू 12 हो जाएगा। 17, 11, 12 ये उसका उत्तर जो दूसरा उत्तर वो सही मान लिया जाएगा। ये सीधा ही इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। ध्यान रहे टोटल जरूर करना है इस तरीके से जैसे यहाँ पर किया। यदि अगर सिमिलर नहीं आता है 3/10 तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उनका जो इंडिविजुअल जो शेयर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा उसके जो जितना इसके लिए एडमिट किया है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर। ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है TRA 2013 के अंतर्गत 11 में भी क्वेश्चन पूछा गया था।
तो हम कहेंगे कि वो किसके लिए अलाउ ए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितना परसेंट हम देते हैं, 6% पर एनम हम देते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, फर्म गेट्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली फॉर ऑल पार्टनर्स। टीआर 2014 परीक्षा का क्वेश्चन है, जिसकी जो कि एग्जाम 16 में हुआ था, है ना। परीक्षा 2014 कहलाती है, 16 में का एग्जाम हुआ। उसमें पूछ रहा है कि रिटायरमेंट के समय हम इंश्योरेंस कंपनी से जॉइंट लाइफ पॉलिसी के समय में क्या राशि प्राप्त करते हैं। इसका सीधा सा उत्तर होता है सरेंडर वैल्यू जो है वो हमें प्राप्त होती है, और वही वैल्यू हम कहाँ दिखाते हैं, हमारे जो बैलेंस शीट है उसके अंतर्गत दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, उसके पीछे रीजन कौन सा होता है, हम जानते हैं, रूढ़िवादी परंपरा इसमें लागू होती है। तो यहाँ पर सरेंडर वैल्यू जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई ऑप्शन देखने की आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम इफ एवरेज क्लोज इज एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें एवरेज क्लोज क्या होता है हमें पता होना चाहिए। एवरेज क्लोज का मतलब क्या है, जब हमारी इंश्योरेबल जो वैल्यू होती है, यानी जितने का इंश्योरेंस कराना चाहिए था वो उतना ने कराकर उससे कम वैल्यू को कराते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, न्यून बीमा जब होता है, अंडर इंश्योरेंस होता है, उस केस में एवरेज क्लोज उत्पन्न होता है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी 70,000, स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर है 80,000, और स्टॉक सॉल्वेज वैल्यू है 21,600। यानी यहां जो इसका फॉर्मूला होता है लॉस सफर्ड इनटू इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल वैल्यू। तो लॉस सफर्ड कितना, 80,000 माइनस 21,600, यानी 20,000 ये गया तो 60 में से 600 गया, यानी आपका हो गया 58,400। 58,400, 6 4 10 8 9 8 और 1 9 10 का 0 से लगा 1 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। 58,400 मल्टीप्लाई बाय इंश्योर्ड वैल्यू कितनी 70,000 है, और इंश्योरेबल वैल्यू कितनी है आपकी, इंश्योरेबल वैल्यू आपकी है, कराना कितने का चाहिए, 80,000 का कराना चाहिए। इसमें मैं यहाँ पर फटाफट कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ आपके लिए, जल्दी से हो जाएगा। 58,400 इंटू 70,000 डिवाइड बाय 8,000, 51,100 जो उत्तर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी जो आपका थर्ड है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सिक्वेंसेस लॉसेस इंश्योरेंस। ये भी आपका टीआर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या शामिल नहीं होता, लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ये शामिल हम करते हैं, लॉस ऑफ स्टैंड चार्ज ये हम शामिल करते हैं, स्टॉक साल्वेज ये नहीं आता, और शॉर्ट सेल्स इसमें आती ही है। यानी कि कौन सा शामिल नहीं है यहाँ पर, स्टॉक साल्वेज है उसको शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 18, द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ डेप्रिसिएशन इज, क्या कारण है डेप्रिसिएशन के, फ्लक्चुएशन, ऑब्सोलेशन, सॉल्वेज वैल्यूज, क्लोजिंग वैल्यू। यहाँ जो ऑब्सोलेशन है उससे उत्तर आपका हो जाएगा। इन विच मेथड द बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट विल नेवर बी जीरो, कौन से मेथड में जीरो नहीं होता, हमें पता होना चाहिए। जो WDV मेथड उसमें हम जीरो कभी होता नहीं, क्योंकि हम उसका WDV के ऊपर ही हम फिक्स परसेंटेज हम चार्ज करते हैं, तो वो बहुत लास्ट आप जाते हो तब तक भी जीरो नहीं होता है, लास्ट में राउंड ऑफ करके उसको चार्ज करना होता है। तो हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 20, ऑन 31st December 2011 rupees 7,200 was charged as a depreciation on the machine by reducing balancing method. Rate of depreciation is 10%. This machine was purchased on 1st January 2010. The original cost of the machine will be, यहाँ पर हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंचना है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है। हम ये कह रहा है कि 31 दिसंबर 2011 को 7,200 वैल्यू थी, और खरीदी कब थी, 1 जनवरी 2010, यानी 2010 का पूरा डेप्रिसिएशन और 2011 का पूरा डेप्रिसिएशन, यानी 7,200 जो है अपने आप में 10% है, डिवाइड बाय 10, यानी कि जो 72,000 है वो वैल्यू क्या होगी, वो कब की होगी, वो हमारी 1 जनवरी 2011 की होगी, और हमें पहुंचना है 2010 पे। तो हम कहेंगे 72,000 पे ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10% चार्ज किया है, ठीक है। तो इसको डिवाइड बाय 90 कर लेते तो हम कहां पहुंच जाएंगे, 8 9 72, 80,000, यानी इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, 80,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी। चलो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में हम वापस से क्वेश्चन 20 से आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।